हेलो एवरीवन। आइए, हमारी जो इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम अगले टेस्ट पे आते हैं, टेस्ट नंबर 17 पे। आइए पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड आल्सो एन ऑर्डिनरी लीगल राइट। स्टेटमेंट 2, अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यानी पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी इशू कर सकते हैं और किसी और लीगल राइट के लिए भी इशू कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकता है। सही जवाब है नन, यानी कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करता है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और अदर लीगल राइट्स के लिए भी इशू करता है। इस सेंस में हाई कोर्ट का जो रिट इशू करने का पावर है वो वाइडर है और सुप्रीम कोर्ट का नैरोअर है कंपैरेटिवली टू हाई कोर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मैंडेमस इज अ लैटिन टर्म और मैंडेमस लिटरली मीन्स वीक कमांड। यानी मैंडेमस एक लैटिन टर्म है और जिसका मतलब होता है वीक कमांड। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सही जवाब है नन, यानी कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द writ of mandamus cannot be issued to enforce departmental instruction that does not possess statutory force. Or the second statement is, the writ of mandamus cannot be issued against any inferior court or tribunal. यानी जो मैंडेमस वाली रिट है वो किसी भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के को एनफोर्स करने के लिए इशू नहीं की जा सकती जिसके पास स्टेटूटरी फोर्स नहीं है, यानी फोर्स ऑफ लॉ नहीं है। ऐसे इंस्ट्रक्शन को वो एनफोर्स नहीं करा सकती। और ये किसी इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के लिए भी इशू नहीं की जा सकती एज पर स्टेटमेंट 2। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सही जवाब है ओनली 1, यानी जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को एनफोर्स कराने के लिए नहीं यूज की जा सकती, इशू की जा सकती, जो जिस इंस्ट्रक्शन के पास स्टेटरी फोर्स नहीं है। स्टेटमेंट 2 गलत है, यानी रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। और स्टेटमेंट 2 है, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो सही जवाब है नन, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज को या अथॉरिटीज को इशू किया जा सकता है, और ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा आर्टिकल है? विच आर्टिकल रीड्स पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन एप्लीकेशन टू द फोर्सेस। यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो जिसका टाइटल ये है? सही जवाब है 33। इसमें जो भी हमारी आर्म फोर्सेस है, पार्लियामेंट्री फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है, उनकी राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मार्शल लॉ है स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 2 है आपका आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग। तो स्टेटमेंट 1 ये है, मार्शल लॉ इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन। दैट इज मार्शल लॉ कैन बी इम्पोज्ड या इज इम्पोज्ड to restore the breakdown of law and order due to any reason. और स्टेटमेंट 2 है, the expression members of armed forces in article number 33 does not cover such employees of the armed forces who are non-combatants। यानी स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि मार्शल लॉ जब भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन होता है कहीं भी किसी भी कारण से, तो उसे रिस्टोर करने के लिए इम्पोज किया जाता है। और स्टेटमेंट 2 है वो ये कह रहा है कि जो आर्म्ड फोर्सेस मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 33 में, आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस की फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट। तो वो आर्टिकल जो 33 है वो आर्म फोर्सेस में, उसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैटेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, जो कि कॉम्बैटिव फील्ड में होते हैं, ना कि अदर्स पे, जैसे कुक हो गए या सर्वेंट्स हो गए एटसेट्रा, एज पर स्टेटमेंट 2। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सही जवाब है ओनली 2, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। यानी
जो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं आर्टिकल नंबर 33 में, वो उनको भी इंक्लूड करते हैं जो कि कॉम्बेटेंट्स नहीं है, यानी कॉम्बेटिव फील्ड में नहीं है, चाहे वो कुक हो गए, कोई सर्वेंट्स हो गए, एटसेट्रा, कॉबलर एटसेट्रा, ये सब इंक्लूडेड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 ये है कि मार्शल लॉ अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, एंड द स्टेटमेंट 2 इज मार्शल लॉ सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। यानी स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि मार्शल लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, और स्टेटमेंट 2 ये है, ये कह रहा है कि मार्शल लॉ सस्पेंड करता है गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 1, 2, बोथ और नन? नन, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, मार्शल लॉ हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड स्टेटमेंट 2 is during martial law civil administration is run by military authorities according to their own rules and regulations framed outside the ordinary law। यानी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मार्शल लॉ के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि मार्शल लॉ जब भी लगाया जाता है तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलिट्री अथॉरिटीज अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलाती हैं, जो कि ऑर्डिनरी लॉ के बाहर है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? तो सही जवाब है नन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें बताना है कौन सा पेयर सही है। पार्ट 7 डील करता है यूनियन टेरिटरी से, पार्ट 14 डील करता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, और पार्ट 18 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। कौन सी पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। सही जवाब है 1 एंड 3। 1 एंड 3 इनकरेक्ट है। पार्ट 14 डील करता है सर्विसेज और यूनियन स्टेट से। अब आते हैं 10th और आखिरी क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस एंड नॉट टू फॉरेनर्स? यानी इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजंस को अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है? पहले के टेस्ट में मैंने ये चीज़ बताई है, आपको लिस्ट भी दी थी, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। ऑप्शन है 15, 19, 27, 29। तो सही जवाब है 1 एंड 2, यानी वो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन को अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को नहीं है वो हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 21 और 30। तो 15 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 27 और 30 नहीं है। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी कोई क्वेरी या सजेशन आप मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।